हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेटजी अबाउट एग्ज़ाम्स। मतलब कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो क्या-क्या हमारे पास स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए एग्ज़ामिनेशन से पहले, एग्ज़ामिनेशन के दिन, और क्या-क्या चीज़ें हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में मालूम होनी चाहिए, उन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। और मेरी ये जो वीडियो है ये काफ़ी दिन बाद आ रही है, क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ी-सी हेल्थ की प्रॉब्लम थी और अभी भी है। लेकिन उस दौरान मुझे ये लगा कि आपको ये सब बातों की नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो भी कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, उनको कैसे पढ़ना है, ये नॉलेज भी होनी चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दिन आप जो गलतियाँ करते हैं, उन पर भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या गलतियाँ वहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है? तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जब हम देते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हायर स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए जो हम एग्ज़ाम देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पहला कि उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। नंबर ऑफ़ सीट्स, हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर चूँकि स्पेशली बीएचयू बीएससी मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एप्रॉक्स 600 सीट्स होती हैं, ठीक है? और ये सारी की सारी मेन कैंपस में है, चूँकि साइंस स्ट्रीम में बीएचयू आउट ऑफ द कैंपस कोई भी एडमिशन नहीं लेता है। जो भी होता है वो उसके कैंपस में होता है, और इसमें आपका आईएससी जो होता है, ठीक है, वो, और प्लस आपका एमएमवी जो होता है, उसमें दोनों की इंक्लूडेड है। उसके बाद दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स। यही आपको बताता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कितना टफ होगा या कितना इजी होगा। नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स, तो देखिए हर साल लगभग ऑन एन एवरेज कम या ज़्यादा जो वैल्यू है वो होती रहती है। इस साल आप मान के चलिए लगभग 70,000 बच्चे आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका, ठीक है, केवल बीएससी मैथ के लिए। अब ये चीज़ तो हो गई। अब देखिए, अब हमें बात करनी होती है रेशियो, क्योंकि हर साल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो रेशियो होता है वही ये बताता है कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो कितना टफ या कितना इजी होने वाला है। तो इस साल का जो रेशियो जो है वो अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट पर सीट है। मतलब कि एक सीट के लिए 100 स्टूडेंट आपस में फाइट करेंगे थ्रू द नॉलेज। फोर्थ है सिलेक्शन परसेंटेज। देखिए, सिलेक्शन परसेंटेज ही ये बताता है कि आपका कट ऑफ कितना हाई या कितना कम जाने वाला है। देखिए, रेशियो तो ये बताता है कि एग्जामिनेशन टफ होगा या इजी होगा, लेकिन कट ऑफ कैसा जाएगा वो डिपेंड करता है कि उसमें सिलेक्शन परसेंटेज कितना है। तो बीएचयू का जो सिलेक्शन परसेंटेज है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स पे, वो लगभग लेस देन और इक्वल टू 1% होता है, ठीक है। 1% से कम या 1% के बराबर ही होता है। उससे कभी कभार ज़्यादा भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। हर साल बच्चे ज़्यादा ही भरते हैं, तो इस टाइम में आपका लेस देन और इक्वल टू 1% इसका सिलेक्शन परसेंटेज है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की। देखिए, काउंसलिंग प्रोसीजर जो है ये चीज़ तो तब है जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में मतलब अच्छा जाए, आपको ये लगे कि मेरा हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉल लेटर भी आ जाती है, तो ये उस टाइम की चीज़ है। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला हो गया नंबर ऑफ सीट्स, दूसरा हो गया कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तीसरा हो गया रेशियो, और चौथा हो गया सिलेक्शन परसेंटेज। इन सब बातों पे डिपेंड करता है हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। ये हो गया। अब हम ये बात करेंगे कि मैंने आपको फिजिक्स में, मैथ में और केमिस्ट्री में आने वाले वीडियोस में ये बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें ये हो जाता है कि हमें
जो पढ़ना है वो तो मालूम है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये नहीं मालूम है। ठीक है, मतलब मैंने आपको टॉपिक्स तो बोल दिए कि हाँ फिजिक्स में आप ये पढ़ लीजिए, मैथ्स में आप ये पढ़ लीजिए, लेकिन सवाल ये आता है कि उन चीज़ों को पढ़ना कैसे है, तो मैं आपको वो अब बताऊंगा इस वीडियो में। आप देखिए, हमारे पास बेसिकली स्ट्रेटेजी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक एग्जामिनेशन से पहले और एक एग्जामिनेशन के दिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जामिनेशन से पहले, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन। देखिए, स्ट्रेटेजी फॉर प्रिपरेशन, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन के दिन आपके साथ साथ क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करना होता है क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, या बेसिकली मैं कहूँ तो गेट आंसर, आंसर कैसे मिलेगा हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही होता है इसलिए ताकि हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो देखिए आंसर पाने के हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, दूसरा ऑप्शन से क्रॉस चेक करें, क्योंकि एग्जाम आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे पास यहाँ पर दो मेथड मिल जाते हैं। नंबर ए, सॉल्विंग क्वेश्चन, नंबर बी, क्रॉस चेकिंग बाय ऑप्शंस, ये हमारे पास आ जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने में लॉन्ग हो जाए या शॉर्ट हो जाए, और ये हमारा होता है क्रॉस चेकिंग बाय ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए सॉल्विंग क्वेश्चंस में हमारे पास अगर छोटा में सॉल्व हो गया तब तो हमारे लिए बात अच्छी है, लेकिन अगर वो चीज़ छोटे में नहीं सॉल्व हो रही है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फर्दर एक पार्ट बना है, तो हम करते हैं क्रैक द क्वेश्चन। देखिए कभी कभार हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बाय द ट्रेडिशनल मेथड, जो कि हमें बुक्स में दिया गया रहता है, हमें क्लास में पढ़ाया गया रहता है। तो उससे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही लंबा हो जाता है, सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और हमारे पास वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ करके सॉल्व करें। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में ही कुछ रीअरेंजमेंट्स करने होते हैं, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व करने में आसान हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने में लंबा हो जा रहा है, शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट नहीं है, लंबा है, तो हम क्या करेंगे, क्रैक द क्वेश्चन। क्रैक द क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चंस में हम रीअरेंजमेंट करेंगे इस तरीके से कि हमारा उसको सॉल्व करने में इजी हो जाए। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन है आपका बी, बाय क्रॉस चेकिंग बाय ऑप्शंस। तो देखिए क्रॉस चेकिंग बाय ऑप्शंस में क्या होता है कि बहुत दफ़ा हम चारों ऑप्शन चेक करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन हमें नहीं चेक करना होता है, हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि क्रॉस चेकिंग बाय ऑप्शंस में सबसे पहले हमें इजी ऑप्शन को अप्लाई करना होता है। इजी ऑप्शन अप्लाई मतलब मान लीजिए कि हमारे पास x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम बैठ करके वहाँ पर x की वैल्यू निकालें और सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अब क्रॉस चेक करने में भी मेथड ये होता है कि सबसे पहले इजी ऑप्शन अप्लाई करिए, क्योंकि इजी ऑप्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि पहली बात तो इजीली सॉल्व हो जाता है, दूसरी बात उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी है तो वो 1 रखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको 1 में 1 के पावर 3 होगा, 1 के पावर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं, 1 के पावर कोई भी वैल्यू होगी तो आप वहाँ पर अपना आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए √2 ले लेते हैं तो फिर उसके बाद अगर कोई पावर है तो फिर वहाँ से सॉल्व करने में क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक इजी ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और
फिजिक्स और केमिस्ट्री, मान लीजिए मैथ्स में तो कोई ऐसा डायमेंशन का रूल नहीं होता, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत दफ़ा ऑप्शंस में डायमेंशन ही अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास वहाँ इकलौता ऑप्शन हमें दिख रहा होता है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम सबको निकाल रहे होते हैं और क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले वहाँ ऑप्शन ही चेक करना होता है। मान लीजिए कि आपको आंसर निकालना वेलोसिटी, और आपके पास आंसर दिया रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में दिया रहेगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर दिया रहेगा या मीटर पर सेकंड दिया रहेगा। तो आपको सीधी चीज़ वहाँ पर ये देखनी कि आपका ऑप्शन वेलोसिटी है तो वो मीटर पर सेकंड में ही होगा। तो हम वहाँ पर ध्यान न दे करके क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, केवल और केवल टाइम वेस्ट करता है। क्योंकि वो क्वेश्चंस होते ही इसलिए हैं कि आपकी निगाह ऑप्शंस पर भी है या नहीं, वो चेक किया जाता है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आपको ये टेस्ट नहीं किया जाता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। आपका टेस्ट ये किया जाता है कि आपके पास जितनी नॉलेज है आपको उसको अप्लाई करना आता है कि नहीं। ठीक है, पढ़ के सारे लोग जाते हैं, लेकिन होता कुछ लोगों का ही है। उसका रीज़न यही होता है कि जिन लोगों का होता है उनको नॉलेज को अप्लाई करना आता है। उन्हें केवल वहाँ पर अपने जो उन्होंने पढ़ाई की है केवल उससे नहीं सॉल्व करना आता क्वेश्चन, उन्हें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज़ करना होता है। तो जिन लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है, उनकी अच्छी रैंक होती है, रीज़न यही होता है कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। वो ऑप्शंस को भी देखते हैं, वो क्वेश्चंस में कोई ऐसा मिस्टेक या कोई ऐसी गलतियां पकड़ते हैं कि जिससे आपको फिक्स हो जाता है कि आपका ऑप्शन इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें भी वहाँ पर क्या होती हैं, काम आती है। देखिए तो हमारे पास हो गया। अब सवाल ये आता है कि जो चीज़ें हमने आपको पढ़ने के लिए बोली हैं कि मैथमेटिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप क्रॉस चेकिंग की हेल्प कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें वैल्यू तो आपको पता है कि फिक्स आएगी, तो वहां पर आप ऑप्शन से क्रॉस चेक नहीं कर सकते किसी हालत में, क्योंकि आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करना ही होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तब आपको ही मालूम होगा कि आंसर है। तो वहां पर आप ऑप्शन से क्रॉस चेक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इनडेफिनिट है तो आप वहां पर ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं कि हाँ इस ऑप्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है। तो वहां से आप ये चीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जो चीजें आपको बताई गई हैं पढ़ने के लिए, उसमें आप उन चैप्टर्स को मार्क करिए जिन चैप्टर्स में क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हो गई, वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए हो गया। तो इन सबों को मार्क करिए और इन सबों पे उतना ध्यान मत दीजिए जितना आपको क्वेश्चन सॉल्विंग वाले चैप्टर्स पर ध्यान देना होगा। मतलब कि जिनको आपको सॉल्व ही करना है, ठीक है, उन पर आप ध्यान ज़्यादा दीजिए। जिनको आप ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हैं उन पर ध्यान तो दीजिए, लेकिन उतना नहीं जितना आप सॉल्विंग वाले पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप क्रॉस चेकिंग वाले पर अगर उतना ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाएं कि जिनको आप आराम से क्रॉस चेक किए, सॉल्व किए, एट अ टाइम हो गया। तो अब आपके पास जो आपने इस टाइम में टाइम बचाए रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, या जिनको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिन क्वेश्चन को आपको क्रैक करना है, उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिए। क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा रहेगी तो आपके पास वाइडर रेंज होगी क्वेश्चंस को ब्रेक करने की। मतलब आपके पास ज़्यादा आइडियाज़ होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे ब्रेक करना है या क्या करना है। तो आपको ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि जिन क्वेश्चंस को हमें क्रैक करना है उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उनकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन से पहले ही ज़रूरी है, एग्जामिनेशन के दिन नहीं करना है आपको, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की 1 मिनट मिल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर बीएचयू का ही देना चाहूँगा कि बीएचयू बीएससी मैथ में आपको 150 मिनट होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। तो जब आप बिफोर एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन से पहले हमारी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उस समय में आपका टाइम मैनेजमेंट उस क्वेश्चन को जब आप एक्चुअल में एग्जाम में सॉल्व करोगे उसका 3/4 होना चाहिए। दैट इज, अगर आपको एग्जाम में
60 सेकेंड्स मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको प्रिपरेशन में 45 सेकेंड्स देने होंगे एक क्वेश्चन के लिए। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे मेंटल प्रेशर का। जैसे हम घर पे होते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है कि यार यहाँ से कुछ होने वाला तो है नहीं, घर पे दे रहे हैं, अभी जो काम होगा वो देख लेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमारे दिमाग पे एक अलग प्रेशर आता है कि ये एग्जाम में ही सब कुछ करना है, अगर नहीं किए तो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन चूंकि हम स्ट्रेटेजी में हमने उसको पहले से नहीं डाला हुआ है, हमने अपने प्रिपरेशन में वो आदत नहीं डाली हुई है, इसलिए हमारे क्या होता है कि एग्जाम टाइम में हम ये देखते हैं कि हमारे तैयारी के टाइम में 1 मिनट में हो जा रहा था तो एग्जामिनेशन में हो जाएगा, जबकि एग्जामिनेशन में वही चीज़ आपका 1.5 मिनट ले लेगा, जस्ट 2 गुना ले लेता है या 1.5 गुना ले लेता है। इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि यदि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में 60 सेकंड दिए जा रहे हैं तो आप घर पर 3/4 सेकंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दीजिए। नहीं हो रहा है तो स्पीड बढ़ाइए, लेकिन 3/4 टाइम आप से ज़्यादा मत दीजिए उसको, क्योंकि अगर आप घर पर 3/4 टाइम देंगे तभी आप एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर पाएंगे, क्योंकि वो 15 सेकंड आपके दिमाग से घबराहट, ये सब चीज़ें, पढ़ने का टेंशन, टाइम देखना बार बार, इन सब चीज़ों में वो मैनेज होता है। तो इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि आपको घर पर तैयारी के लिए एग्जामिनेशन टाइम से कम का ड्यूरेशन लेकर के चलना है, तभी आप एग्जामिनेशन में ऑन टाइम अपना क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम ये बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन से पहले एक रात, जो हम सभी में कॉमन है, लगभग सभी लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर कल एग्जाम है तो आज पूरी रात हम पढ़ते हैं, जागते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स लगाते हैं, जो भी होता है हम पढ़ते जरूर हैं पूरी रात। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो जो टीचर होता है, ठीक है, जो आपको शीट दी जाती है या इवन आप जो पेन भी लेके जाते हैं, वो चाहते हैं कि फ्रेश लेकर के जाए, थोड़ी यूज की हुई हो लेकिन फ्रेश पेन हो, ताकि वहां पर इंक न खत्म हो जाए। ठीक है, या टीचर जो होता है वो भी एकदम फ्रेश मूड से आता है, कोई उसको वो नहीं होता है, ताकि उसका भी दिमाग पूरी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में फोकस रह सके। उसी तरीके से हमारा माइंड भी होता है। और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स की बात करेंगे तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप ये देखते होंगे कि कंप्यूटर को थोड़ी देर पहले ऑन किया जाता है, और उसका रीजन ये होता है कि कंप्यूटर को थोड़ी देर पहले ऑन किया जाता है ताकि कंप्यूटर वार्म अप हो जाए और एग्जामिनेशन टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना है। अब अगर उस कंप्यूटर को पहले से ही यूज किया जा रहा है ऑलरेडी, और फिर आपको वही चीज तुरंत दे दी जाएगी, तो हो सकता है कि भाई मशीन है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा दिमाग भी होता है। अगर आपको अगले दिन उसका फुल यूज करना है, फुल आपको उस 1.5 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपके पास है, अगर आप उसमें आपको दिमाग का फुल यूज करना है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि उससे थोड़े देर पहले आपको दिमाग को पूरा रेस्ट देना होगा, ताकि आपका दिमाग उस टाइम पे पूरी एफिशिएंसी से काम कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, रात भर जाग करके पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन के दौरान जाते हुए भी पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर लाइन लगाते हैं तब भी पढ़ते हैं, और मतलब जब तक बैग ना जमा हो जाए तब तक हम पढ़ते हैं। और उसका रिजल्ट यही होता है कि ज़्यादातर केस में बच्चों का नहीं होता है। भाई सिलेक्शन परसेंटेज लेस देन 1% है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उन्हीं लोग का होगा जिनका माइंड से भीड़ से अलग होगा। लेकिन अगर आप भीड़ को देख के ये चलेंगे कि वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, तो देखिए उससे आपका लॉस ही होना है। बहुत लोग कहते हैं कि हम सर जो हम लास्ट में पढ़ते हैं वही आ जाता है, जो रात भर जाके पढ़े रहते हैं वही आ जाता है। आ तो जाएगा, ठीक है, आप उसमें से चीज़ें कर लेंगे, लेकिन सवाल ये कि कितना आएगा। भाई पूरा तो आ नहीं सकता कि सर हमने रात में जो जो पढ़ा वही वही आया ही, बाकी कुछ आया ही नहीं, मतलब ऐसा तो होगा नहीं। तो अभी हो क्या होगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी वो तो आपका हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आएंगी, जो कि आपने रेयरली पढ़ी है या पहले पढ़ी है, उन चीज़ों को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका सीधा सा रीज़न है आपका दिमाग फ्रेश नहीं होता है। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें फीड की हुई होती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एग्जामिनेशन से
एक दिन पहले आप कंप्लीट नींद लीजिए, मतलब पूरे 6 घंटे 8 घंटे जो भी आपके डेली सोने का रूटीन है उसको फॉलो करिए। आप अपने दिमाग को कंप्लीट रेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में आपका दिमाग फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और ये भी बात याद रखिए कि यदि आपके पास तैयारी के लिए 2 महीने 3 महीने 5 महीने जितने भी महीने रहे हों, अगर आपने उस टाइम में नहीं तैयारी की तो लास्ट के एक रात में कुछ नहीं उखड़ने वाला है। ठीक है, आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए आ जाए, लेकिन क्विज से उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जो रात होती है उसमें आप अपने दिमाग को कंप्लीट रेस्ट दीजिए, बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर के सो जाइए। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे उठिए तो अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए, जैसा कि वार्म अप होता है, थोड़ा बहुत जो चीज़ आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस एक रिवीजन के तौर पे कि ये चीज़ें क्या होती हैं वो देख करके फिर उसके बाद काम हो करके अपना आराम से जाइए एग्ज़ाम लीजिए। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास ये हो गई कि टेक प्रॉपर स्लीप, पूरी तरीके से नींद लें एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन में नहीं। अब उसके बाद देखिए सवाल ये आता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम जाते हैं तो एग्जामिनेशन के दौरान क्या करें। तो देखिए हर जगह का अपना अपना पैटर्न होता है, अपना अपना रूल होता है। यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा वो स्पेशली केवल लागू BHU BSc मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में होती है। और वो ये है कि सबसे पहले आपके पास देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। ठीक है, 150 क्वेश्चंस की नंबरिंग 1 to 50 एक सब्जेक्ट होता है, 51 to 100 एक सब्जेक्ट होता है, और 101 to 150 एक सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब कि अगर आपके पास पेपर मिला है, ठीक है, अब चूंकि ज़्यादातर केस में ऑनलाइन ही होता है या ऑफलाइन, जो भी हो आपका मोड, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको सबसे पहले बीच वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। उसका रीज़न देखिए ये होता है कि जब भी पेपर मिलता है तो ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि या तो बच्चे स्टार्ट करते हैं या तो एंड से स्टार्ट करते हैं, उल्टा। ये वाला आइडिया बीच से स्टार्ट करने का बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आता है, और यहीं पर ज़्यादातर एग्जामिनेशंस अपना गेम खेलते हैं, वो बीच के क्वेश्चंस इजी दे देते हैं। आपका यहाँ पे टाइम बर्बाद, यहाँ पे टाइम बर्बाद। अब आपके पास बीच के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, और बीच के क्वेश्चंस को हल्का सा अगर आप सोचते हैं तो आपका क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको बीच के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आपके पास ये आएगी कि आपके पास 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथमेटिक्स के आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अगर यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री बीच में लाई कर रहा है तब तो मैं यही कहूँगा कि आप बीच के क्वेश्चंस करिए। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर बीच में यहाँ पर मैथमेटिक्स लाई कर रहा है तब हम क्या करें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पहले यहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स लाई कर गया तो जाहिर सी बात है कि लास्ट एंड में क्या होगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री होगा। तो देखिए उस केस में मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के फर्स्ट लगभग 12 क्वेश्चंस और लास्ट के 12 क्वेश्चंस इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास ये फिजिक्स है तो 1 to 12 एंड 38 to 50 ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये इजी होते हैं। देखिए ये ऐसा कोई श्योर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में ऑब्जर्व्ड है कि इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है कि आपके स्टार्टिंग के 10 से 12 क्वेश्चंस, लास्ट के 10 से 12 क्वेश्चंस फिजिक्स के केस में इजी पाए जाते हैं, जिनको आप बहुत ही थोड़ा सा दिमाग या आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं तो आप उनको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में 10 से लेकर के 35 या 15 से लेकर के 40 इतने क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी होते हैं। इजी का मतलब 10 से 15 नंबर की नहीं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक। या इसको अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लाइक कर रहा है तो 101 से लेकर के 136 तक, या 115 से लेकर 140 तक। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं इतने
वो केमिस्ट्री के केस में ईजी होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, केमिस्ट्री के केस में हमेशा बीच वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है। अब चाहे वो यहाँ लाई कर रहा हो चाहे फर्स्ट पार्ट में। और फिजिक्स के केस में आपके फर्स्ट 10 से 12 क्वेश्चन, लास्ट के 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजीली होते हैं, तुरंत फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आप उनको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 51 से लेकर के 100 तक में फिजिक्स या केमिस्ट्री लाई करता है, ठीक है, तो अगर फिजिक्स लाई कर रहा है तो आप क्या करना है आपको पता ही है। अगर केमिस्ट्री आ रहा है तो भी आपको क्या करना है आपको पता ही है। अब सवाल ये आता है कि मैथमेटिक्स के केस में क्या कोई ऐसा पैटर्न है? देखिए, मैथमेटिक्स के केस में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। मैथमेटिक्स के केस में ऐसा पैटर्न इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का डेफिनेशन ये देना कि क्वेश्चन ईजी है कि टफ है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई बंदा 2 मिनट ले ले, कोई बंदा 1 मिनट ही ले ले। तो वहाँ पर ये बता पाना कि ये क्वेश्चन ईजी, हाँ लेवल हो सकता है कि भैया बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का दे दिया गया तो वो तो टफ होगा ही, लेकिन किसी नॉर्मल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते। इसलिए मैथमेटिक्स में आपको जैसे आता जाए, और ट्राई हमेशा ये करिए कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स को आप सबसे लास्ट में टच करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका टाइम टेकिंग होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके फॉर्मूले बेस्ड भी होते हैं, आप सीधा देखेंगे और ऑप्शन टिक कर देंगे। मैथमेटिक्स में कभी ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स में आपको हर एक क्वेश्चन लगभग सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, जो भी आपकी ईजी पड़े, जो भी आपको अच्छा लगे वो सॉल्व कर लीजिए। मैथमेटिक्स हमेशा लास्ट में जाइए उस टाइम पर जब आपको ये रहे कि बस मुझे मैथ्स ही सॉल्व करना है, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री को वापस टच नहीं करना है। उस टाइम में आप क्या करिए, मैथमेटिक्स में हाथ लगाइए, ठीक। तो देखिए, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड टॉपिक में कोई भी डाउट आया हो जो कि मैं न बता पाया हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जा करके, एक ग्रुप है वो, बेसिकली आप वहाँ से जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर दूंगा। या अगर आपको आपके पास वो सुविधा नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख करके बता सकते हैं कि वहाँ आपको क्या अभी है प्रॉब्लम, तो मैं मोस्ट पॉसिबली आपको वहाँ पर हेल्प कर दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं कि प्लीज़ अभी भी टाइम है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पर चूँकि ग्रुप है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट द्वारा ही भेजे गए होते हैं वो भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर केवल मैं नहीं, मेरी टीम है जो कि आपकी हमेशा हेल्प करती है। तो और उस वीडियो का मतलब उस जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, उसका एक फीडबैक भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, जो कि एक स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है। Hello friends, my name is Satish Kumar Gupta and I am the student of BSc Math। और मैं मैथ्स मैनिया में यूट्यूब चैनल जो है और उसके टेलीग्राम चैनल दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारे लेक्चर और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर मुझे हर तरह की मदद की जाती है, चाहे वो क्वेश्चन में हो या कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स में हो, जहाँ पे हर्ष सर, दिशा मैम और सौरभ सर हमें तुरंत के तुरंत क्वेश्चन बताते हैं। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ एक भी रुपए नहीं चार्ज किए जाते हैं और वहाँ हमें तुरंत बताया जाता है। टेलीग्राम चैनल में भी और यूट्यूब चैनल में हमें लेक्चर प्रोवाइड की जाती है। हम चाहते हैं कि आप भी मैथ्स मैनिया के परिवार से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। इसके लिए मैं मैथ्स मैनिया का बहुत आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।